हे गाइस, वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सबका। तो आज का ये कोई क्लास नहीं है, ये वीडियो एक थोड़ा सा अलग वीडियो है। हाँ, ये थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो ही है, पर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बनाया जाए, बनाना ज़रूरी है। तो एक्चुअली क्या है इस वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ। कुछ दिन पहले खान सर ने एक वीडियो बनाया था, ये जब वो पढ़ा रहे थे कुछ फिजिक्स के टॉपिक्स प्रतिरोध के बारे में। तो उन्होंने अपने वीडियो में ये बताया था कि जो हमारे घर में सप्लाई आती है, अगर वो मीटर से हो के गुजरी और अगर हमारा तार बहुत लंबा है और अगर घर के अप्लाइंसेस बंद रहती है, मतलब स्विच बंद रहती है, फिर भी हमारा बिजली का मीटर, मतलब बिजली का बिल आता रहेगा, यानी मीटर काम करता रहेगा। उसमें जो बिजली का बिल काउंट होता है, यानी जो यूनिट काउंट होती है, वो होती रहेगी। तो इसमें एक फिजिक्स पढ़ाने वाले ही बहुत अच्छे टीचर है, पंकज सर। मैं भी उसको फॉलो करता हूँ, मैंने सब्सक्राइब किया उनका चैनल। तो वो इस चीज़ को देखें और वो बहुत अच्छे फिजिक्स को पढ़ाते हैं, उनके अंदर अच्छे नॉलेज है, अच्छा नॉलेज है। तो उन्होंने क्या किया, उस पर एक वीडियो बनाया और उन्होंने एक प्रैक्टिकल करके दिखाया कि ये जो खान सर बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। उन्होंने एक थोड़ा सा मिस्टेक किया है, इसको सुधारना चाहिए। अब वो वीडियो क्या है, वो सर ने दिखा दिया अपने चैनल में। उनका चैनल पे आपको मिल जाएगा, वो लॉन्ग वीडियो भी आज डाल चुके हैं। तो मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाता हूँ, मैं सिर्फ आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट सुनाता हूँ कि जो खान सर ने जो कहा है वो सही कहा है या गलत कहा है। सो पहले मैं वो आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है, और क्या सही और क्या गलत है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। देखिए, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड की फैसिलिटी है नहीं, तो मैं एक ब्लॉक डायग्राम ग्रीन बोर्ड पे बना के समझा रहा हूँ, जो इस तरह का है। देखिए, ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन समझने से पहले समझिए, करंट ना दो तरह के होते हैं। एक होता है एसी करंट और एक होता है डीसी करंट। डीसी करंट में आपको पता होगा बैटरी यूज होती है, और बैटरी जो क्या करती है, चार्जेस को यानी इलेक्ट्रॉन को एक ही डायरेक्शन में वो धक्का मारती है। तो इसी तरह से वो इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करती रहती है। एसी करंट क्या आता है उसको समझते हैं। बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखिए, एसी करंट क्या होता है, डीसी की तरह वो चलता नहीं इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले आप ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल्स के अंदर, जो कंडक्टर होते हैं, जो तार होती है, जो हमारी सप्लाई लाइन आती है, ट्रांसमिशन लाइन आती है, उसके अंदर प्लस के जो हमारे घरों के अंदर जो तार रहती है, उसके अंदर जो मेटल्स रहते हैं, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं, पंकज सर ने भी बताया था, 10⁻23 22 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम लें तो उसमें आपको इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सर, ये बहुत ही ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते, इसका बारे में आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, तब थर्मल पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट में जब बिजली बनाया जाता है वहाँ पे, तो कॉइल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हैं अपने मेन पोजीशन के लॉन्ग, यानी एक तरह से वो ऑसिलेशन करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल के नहीं जाते, वो एक ही जगह पे ऑसिलेशन करते हैं। तो अगर वो ऑसिलेशन करते हैं तो वो अपना पाथ कैसे पूरा करते हैं, मतलब वो करंट कैसे बनाते हैं। देखिए, वही मैंने यहाँ पे एक स्कीमेटिक डायग्राम से समझाया है कि यहाँ पे मान लीजिए मेरा थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ पे वो राउटर वगैरह सब सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ पे कॉइल घूम रही है। कॉइल घूमने के कारण उसमें क्या आ रहा है कि एक ईएमएफ जनरेट हो रहा है, और वो ईएमएफ कैसा है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, जो हर आधा चक्कर के बाद क्या अपना डायरेक्शन को चेंज करता है। जिसके कारण क्या है, ईएमएफ जो है, ईएमएफ अब जो इसमें जो फिर देखिए ये तार है, ये क्या है, ये तार है। मैंने डॉट डॉट बनाया इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए, लेकिन ये तार है। ये पूरा क्या है, ट्रांसमिशन तार में अंदर, इसमें बताऊंगा आगे क्या क्या है इसमें। तो ये हमारा तार है, उसमें इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर क्यूबिक सेंटीमीटर में, और ये लंबी तार है, बहुत लंबी तार है। तो सोचिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो तार जो है लगभग 100 200 500 किलोमीटर तक लंबी लंबी होती है, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन जो हमारी पावर प्लांट से आती है। तो वो उसमें सोचिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन जब, कॉइल का इलेक्ट्रॉन जब वाइब्रेट करता है, मतलब वहाँ पे ऑसिलेशन करता है, तो उसके बगल में जो तार जुड़ी होती है जहाँ से निकलती है बिजली,
वहाँ के भी इलेक्ट्रॉन को पुश मिलता है। इसी तरह वो आगे अपने आगे वाले इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, फिर वो अपने आगे इलेक्ट्रॉन को, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट किया तो ये इलेक्ट्रॉन इसको ऑसिलेट करेगा, ये इसको ऑसिलेट करेगा, ये इसको ऑसिलेट, इस तरह से ये पूरा जितना जो ये सिस्टम बना हुआ है इसको ये ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा बिजली बना, करंट चला यहाँ पे हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पे हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आ गया जो हम लोग लगाते हैं अपने गांव में घरों में। उसके बाद यहाँ से चला अपना हमारा गांव का या फिर शहर का ट्रांसमिशन लाइन है, ग्रिड वाला लाइन। उसके बाद ये हमारे घर में आया। देखिए मैं सिमेट्रिक डायग्राम से दिखा रहा हूँ सिर्फ, क्या है सो ये ऐसा आया। यहाँ पे हमारा बल्ब हो, चाहे टीवी हो, रेफ्रिजरेटर हो, जो भी हो, हमारा लोड लगा हुआ है। अब ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो वाइब्रेट करते हुए ऐसे वाइब्रेट करते हुए आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब ये बल्ब के फिलामेंट से होके गुजरेगा तो वो क्या करेगा, वो उसको एक्साइट करेगा। बल्ब के फिलामेंट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्साइट करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको बता दूंगा ये एक्साइटमेंट वाली बात कि कैसे लाइट पैदा होती है। तो यहाँ से ये सर्किट पैदा, ये जाती है, फिर फिलामेंट ऐसे हो के ये पूरा चले जाते हैं। हाँ, और यहाँ जाने के बाद अब सर्किट पूरा कैसे होता है देखिए। तो सर्किट पूरा होता है हमारा अर्थ के ज़रिए। आप ये जानते होंगे कि आपके घर में जो बिजली आती है वो 2 फेज आता है। फेज मतलब फेज एक ही आता है, एक न्यूट्रल वायर आता है, मतलब तार 2 आती है। एक आती है फेज जिसमें बिजली चलती है, जिसमें करंट चलता है, और दूसरा आता है न्यूट्रल वायर जिसमें कुछ नहीं रहता है। तो वो वायर हमारे घर में आता है, लेकिन वो वापस कहाँ तक जाता है, ट्रांसफार्मर तक, जहाँ से हमारा बिजली आ रहा है। ट्रांसमिशन लाइन नहीं जाता है, हाई ट्रांसमिशन लाइन जो 11,000 वोल्ट जो आता है उसमें नहीं जाता है। उसमें तो सिर्फ 3 फेज ही आता है, जिसमें तीनों फेज में बिजली रहती है। लेकिन हमारे घर से जो बिजली जाती है मतलब जो न्यूट्रल वायर जाती है वो कहाँ तक जाती है, लास्ट ट्रांसफार्मर तक, और वहाँ जाके ग्राउंड हो जाती है। इसी तरह यहाँ भी थर्मल पावर प्लांट में भी 3 फेज तो आ रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया, लेकिन यहाँ भी क्या ग्राउंडिंग किया हुआ है। तो ग्राउंड में देखिए, ग्राउंड जो होता है वो 0 वोल्ट पे होता है हमेशा। तो जब ये यहाँ पे जनरेट हुआ, ऐसे चल के आया, चल के मतलब वाइब्रेट करते हुए एक दूसरे को ऑसिलेट कराते हुए आया, यहाँ पे मेरा काम हो गया। उसके बाद हम यहाँ से क्या किए, अपने न्यूट्रल तार से हम अपने ट्रांसफार्मर के पास भेज के ग्राउंड कर दिए। और ग्राउंड देखिए हर जगह जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से ऐसे इसी तरह ग्राउंड के अंदर के इलेक्ट्रॉन को वाइब्रेट होता है, उसको ऑसिलेट कराता है। तो इस तरह से कुल मिला के ये क्या होता है कि लिंक पूरा होता है तभी चलता है। लिंक पूरा नहीं होगा नहीं चलेगा। आप यहाँ पे लिंक काट दीजिए, इसको आप काट दीजिए यहाँ पे तो छोटा सा तार, ये पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए, करंट को फ्लो करने के लिए क्लोज लूप चाहिए, एक बंद परिपथ चाहिए। मतलब आप बोल सकते हैं कि एक क्लोज सर्किट चाहिए जिसमें कोई भी किसी तरह का गैप ना हो, क्योंकि अगर गैप आएगा तो वहाँ पे हवा आ जाएगा, और हवा के कारण क्या होता है, हवा का रेसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, और जब बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है तो वहाँ से करंट फ्लो नहीं होती है, हो ही नहीं सकती। तब होगी, हाँ, वो किसी केस में क्या होता है कि वो हवा को भी डिस्चार्ज कर देगा। जब बहुत अधिक वोल्ट रहता है, तब मान लीजिए 1 लाख 2 लाख वोल्ट इतना तक का रहता है, तब तो वो अलग बात है। फिलहाल हम यहाँ पे अपना लो वोल्टेज वाला ही बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे काट देते तो ये पूरा सिस्टम ही ठप हो जाए, क्योंकि ये लिंक नहीं चल रहा है, मतलब ये जो चैन बन रहा है वो नहीं बन रहा है। जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का जो चेन होता है वो अगर एक भी लिंक टूट जाए तो साइकिल चलेगी नहीं। इसी तरह यहाँ एक भी अगर लिंक टूट जाए तो साइकिल, मतलब ये पूरा साइकिल पूरा होगा नहीं, और हमारी करंट बनेगी नहीं, और करंट बनेगी नहीं तो हमारा यहाँ काम होगा नहीं। जो हम यहाँ पे जो भी लगा कर रखें, जो भी अप्लायंसेस हम लगा कर रखें, कुछ नहीं होगा। क्लियर? ये होती है अल्टरनेटिंग करंट। अब समझिए एमसीबी और मीटर वाली बात जो खान सर ने समझाया था। तो खान सर का कहना था कि जो सप्लाई, ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है जो हमारे ग्रिड से आ रही है, मतलब ट्रांसफार्मर से। तो इसमें अब खान सर का कहना था कि अगर ये मीटर हम यहाँ पे लगा दिए और ये तार बहुत लंबा है, और हमारा बल्ब मान लीजिए बहुत दूर है, तो उनका कहना था कि इससे जो करंट होके जा रही है ना, वो मीटर से पार होके आ रही है। और अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे स्विच बंद है अब बल्ब नहीं जल रहा है, स्विच बंद रहेगा तो बल्ब तो जलेगा ही नहीं। तो उनका कहना था कि तार में करंट फ्लो हो रही है, मतलब यहाँ तक जा रही है, स्विच तक तो जा रही है, तो यहाँ पे बिजली का बिल उठेगा, ये कहना था।
लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, साइंटिफिकली ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैंने भी आपको समझाया था कि इस करंट को फ्लो करने के लिए सर्किट का क्लोज होना ज़रूरी है। तो यहाँ से जब एक फेज वाला वायर आता है, मीटर से पार होता है, एमसीबी से पार होता है। देखिए एमसीबी क्या है, एमसीबी एक, इसका अगर फुल फॉर्म आप जानते होंगे तो इसका होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मतलब सर्किट ब्रेकर का एक छोटा सा रूप है। सर्किट ब्रेकर आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े सब पावर स्टेशन में होता है, जहाँ पे सर्किट ब्रेकर को यूज किया जाता है। तो ये उसी का एक छोटा सा रूप है। सर्किट ब्रेकर कोई लोड नहीं है, ये बिजली कंज्यूम नहीं करता है। मान लीजिए मीटर से जो बिजली पार हो गया है, ये कंज्यूम नहीं करता है। ये सिर्फ सेफ्टी के लिए रहता है घर में, कि हमारा बल्ब अगर जल रहा है, अगर बल्ब में अगर किसी तरह का शॉर्ट सर्किट इधर कहीं हो जाए तार में, या फिर हाई लोड आ जाए, तो ये एमसीबी क्या करता है, उसके अंदर टॉगल एक्शन रहता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि सर्किट जो है ब्रेक होता है, ट्रिप कर जाता है। ट्रिप मतलब मान लीजिए वहाँ पे अगर ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होता है, नीचे वाला सर्किट ऐसे थोड़ा सा हट जाता है, तो क्या होता है, दोनों में कांटेक्ट टूट जाती है। कांटेक्ट टूट जाती है मतलब स्विच, यही तो है। स्विच मतलब क्या करते हैं हम लोग, प्रेस करते हैं तो क्या है, कांटेक्ट बनता है। कांटेक्ट बनता है मतलब क्या, सर्किट क्लोज हो गया। और ऑफ करते हैं तो कांटेक्ट ब्रेक हुआ, और कांटेक्ट ब्रेक हुआ मतलब सर्किट ओपन हो गया, तो करंट फ्लो करना बंद कर जाती है। हमारी कोई भी अप्लायंसेस नहीं चलती है जब स्विच बंद करते हैं। तो सेम यहाँ भी होता है। एमसीबी का एक खासियत ये होता है कि ये 3 मिली सेकेंड में ही ट्रिप कर जाता है, और ये जो है ऑल्टरनेटिंग करंट का जो साइकिल होता है ना, उससे भी कम होता है ये समय। इसीलिए आपको कोई नुकसान नहीं होने नहीं देता, इसीलिए एमसीबी लगाया जाता है। एमसीबी कोई लोड नहीं, ये कोई बिजली कंज्यूम नहीं करता है। तो मान लीजिए यहाँ से बिजली एमसीबी से निकल के आया, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, मान लीजिए कि अभी ज्वाइन है, ठीक है, अभी ज्वाइन है, मैंने ज्वाइन कर दिया इसे। तो जब ज्वाइन कर दिया तो ये बिजली ऐसे आएगी, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, बिजली इलेक्ट्रॉन से आएगी, इलेक्ट्रॉन ऐसे वाइब्रेट करते हुए आएगी, एक दूसरे को वाइब्रेट कराते हुए यहाँ से फिलामेंट से पार होगा। अब फिलामेंट में क्या होगा कि जो फिलामेंट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ भी कितने होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वहाँ भी क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स स्पीड में जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पोटेंशियल डिफरेंस मिला। देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि एक तरफ का अगर आप ताकत, जैसे ऐसे समझिए पोटेंशियल डिफरेंस को, पानी से समझिए। ये पंकज साहब भी समझाए थे, उसी तरह मैं भी समझा रहा हूँ कि अगर आप एक पाइप लेते हैं, आप पाइप में पानी भरते हैं, लेकिन दोनों साइड का अगर आप हाइट सेम रखते हैं तो पानी फ्लो नहीं करती है। क्यों? क्योंकि हाइट नहीं है किसी तरह, मतलब किसी तरह का डिफरेंस नहीं है लेवल में, तो फ्लो नहीं करते। अगर इसी तरह अगर हम एक काम करें, अगर पाइप को एक तरह से उठा दें और दूसरे साइड से नीचे ही रखें, तो क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और पानी हाई पोटेंशियल से लो की ओर ट्रेवल करना शुरू करता है, यानी बहना शुरू हो जाएगा। इसी तरह ये फेज जो होता है वो हमारा होता है 220 वोल्ट में, 220 वोल्ट में, और ये जो होता है हमारा न्यूट्रल 0 वोल्ट में होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो इसमें ऑसिलेट कर रहे हैं, इसमें ऑसिलेशन के कारण जो करंट बन रही है, तो करंट क्या चाहेगी कि हम हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जाए। यानी कुल मिला के कहाँ जाना है, इसको ग्राउंड में ही जाना है, ट्रांसफार्मर के पास ग्राउंड में ही जाना है ना। तो ये ऐसे चल के आएगा, ग्राउंड में जाएगा। हम क्या करेंगे, वो चल के तो आ रहा है, तो जब कोई भी चीज़ चलती है ना, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आती है, और जब काइनेटिक एनर्जी आती है ना, तो उसके पास मोमेंटम आता है। अब मोमेंटम जिसके पास आ गया, काइनेटिक एनर्जी जिसके पास आ गया, अब वो कोई भी काम कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, ये तो चल रहा है, अगर हम बल्ब नहीं भी लगाएं तो भी चलेगा, लेकिन हम क्या किए, ये इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी है ना, जो हम इतना खर्चा करके बनाए हैं, कोयला से, न्यूक्लियर पावर प्लांट से, जो हम उसको चलाने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ ऑसिलेट कराने के लिए जो इतना खर्चा किए, उसे कुछ तो काम करेंगे। तो हम यहाँ पे अपना अप्लायंसेस लगा देते हैं, बल्ब लगा दिया हमने, रेफ्रिजरेटर लगा दिया, टीवी लगा दिया, पंखा लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। तो वो जो इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, ऑसिलेट करता हुआ करंट आ रहा है, वो क्या करेगा, अपने साथ जो काइनेटिक एनर्जी लगा रहा है, सारा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, तो बल्ब के फिलामेंट के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको वो काइनेटिक एनर्जी दे देगा। और उसमें जो लोअर ऑर्बिट में, यानी लोअर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको एनर्जी मिलेगा। अब उस एनर्जी से वो क्या करेगा, हायर एनर्जी में एक्साइट करेगा। आपको पता होगा इस तरह से न्यूक्लियस होता है, तो इसे ऑर्बिट होते हैं, इस तरह के ऑर्बिट होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला, ये इलेक्ट्रॉन जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो ये यहाँ से चल गए यहाँ पे। अब इसके लिए यहाँ पे जगह था नहीं, तो इसको वापस आने होगा यहीं पे। तो ये जब वापस यहाँ पे आता है ना,
तो ये जितना इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिला था, ये काइनेटिक एनर्जी से जिसको इतने एक्स्ट्रा एनर्जी मिला था, वो क्या करेगा, वापस रिलीज कर देगा और वो लाइट के फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ से इसका जो फिलामेंट है वो हीट निकालने लगता है, क्योंकि जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मिला था यहाँ के इलेक्ट्रॉन से, इस तार के इलेक्ट्रॉन से, इसको इस यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को, वो तो वापस डंप करके छोड़ दिया ना, वापस अपनी जगह पे आ गए, तो वो तो अपना एनर्जी छोड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी को रख के ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आएगा, तो यहाँ पे रह नहीं सकता ज़्यादा एनर्जी, इसको उतनी एनर्जी चाहिए जितना इसकी ज़रूरत है यहाँ पे। तो वो क्या करेगा, एनर्जी को छोड़ देगा। अब वही एनर्जी छोड़ेगा तो बाहर निकलेगा और वो हीट करेगा बल्ब को, और वो बल्ब से बाहर निकल के फिर रोशनी देता है, जो हम लोग देखते हैं। इसी तरह पंखा में होता है, पंखा के कॉइल से होके इलेक्ट्रॉन्स जो गुजरते हैं, जो वाइब्रेट कराते हैं, ऑसिलेशन कराते हैं, तो हमको एक काम करके देते हैं, पंखा घूमने लगता है और हमें क्या मिलते हैं, हमें मिलता है एक तरह का वर्क। हमने क्या किया था, हमने सिर्फ पावर प्लांट को चलाने के लिए क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को जो कॉइल में था, कॉइल के इलेक्ट्रॉन को सिर्फ हमने चलाया, ऐसे सिर्फ कराया बस, उसके पास काइनेटिक एनर्जी आई और उस काइनेटिक एनर्जी से हम सारा काम करवा रहे हैं। हम वॉशिंग मशीन चला रहे हैं, हम अपना माइक्रो ओवन चला रहे हैं, लैपटॉप मोबाइल सब चला रहे हैं उसी से, सिर्फ उस काइनेटिक एनर्जी से। तो बिजली हमारा यहाँ खपत होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्क हो रही है, यहाँ पे हमारा एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। अब एनर्जी कंज्यूम होने का मतलब ये नहीं कि एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये एनर्जी रिलीज तो कर रहे हैं ना, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में था, ये कन्वर्ट कर दिया किस में, हीट एनर्जी में। तो ये कन्वर्ट हो गया हीट एनर्जी में, ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन मैं यहाँ समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ कि एनर्जी यहाँ पे क्या हुआ, कंज्यूम हुआ। मतलब यहाँ पे जो बिजली आ रही थी उसका कुछ पार्ट ये कंज्यूम कर लिया और कुछ पार्ट ये यहाँ से, मतलब इस तरह से वापस इलेक्ट्रॉन ऐसे चल के अपना सर्किट पूरा कर लेंगे। जब ये बंद रहेगा तब, ये बंद रहेगा तब, मतलब ये स्विच प्रेस किया हुआ रहेगा या सटा हुआ रहेगा तब एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम होगा, हमें वर्क मिलेगा, और वर्क मिलेगा तब यहाँ पे रीडिंग आएगा और यहाँ पे मीटर का बिल, हमारा बिजली का बिल बढ़ेगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्विच को काट दिया, हमारे घर में सिर्फ एक ही बल्ब है बस और कुछ नहीं है, मान लीजिए एक ही बल्ब है और हमने यहाँ से स्विच काट दिया। अब स्विच यहाँ पे मैंने मतलब काट दिया, मतलब कि ओपन कर दिया, सर्किट को ब्रेक कर दिया। तो ये जो हमारा सर्किट क्लोज था, अब वो क्या हो गया, ओपन हो गया। अब ओपन हो गया तो यहाँ पे आ गया एयर। अब यहाँ पे एयर आ गया तो एयर तो बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस बनाता है, मतलब कि इतना ज़्यादा रेसिस्टेंस वो देता है इलेक्ट्रॉन को कि इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, यहाँ पे जंप करके नहीं जा सकता। तो इलेक्ट्रॉन जब जंप करके नहीं जा सकता तो वो क्या करता है, यहाँ के पूरे इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करने ही बंद कर देते हैं। क्यों, क्योंकि आगे है ही नहीं, और जब वाइब्रेट करना बंद कर देंगे मतलब ऑसिलेशन बंद हो जाएगा, तो करंट ही नहीं फ्लो करेगी। तो यहाँ से जो ट्रांसमिशन लाइन आता है तो इससे हो अब ना गुजरेगी, सीधे आगे जाएगी और दूसरे के घर को चले जाएगी, जहाँ पे लोड लगा हुआ है उसके घर में जा रहा है। अब हाँ, तो आपको ये पता होगा कि जब मान लीजिए आपके ट्रांसफार्मर में 5 घर के लोड हैं और अगर 2 घर का लोड बंद है तो आपके 3 घर में ना बहुत ज़्यादा वोल्टेज आएगा। क्यों, क्योंकि 2 घर का यूज ही नहीं हो रहा है, तो सारी इलेक्ट्रिसिटी आपके घर 3 घर में जा रहा है। तो इसी तरह मान लीजिए आपके घर का यहाँ पे स्विच बंद है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ही नहीं हो रही, तो इसमें इस ब्रांच में ना करंट ही नहीं फ्लो करेगी, और जब करंट ही नहीं फ्लो करेगी तो ये सीधे आगे जाएगी और दूसरे घर को देगी। तो जब यहाँ से करंट आ ही नहीं रही है तो हमारा यहाँ कुछ वर्क नहीं हो रहा है, तो हमारा एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रहा है, और जब एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रहा है तो यहाँ हमारा मीटर कैसे शो करेगा। रेसिस्टेंस सर बोल रहे थे, खान साहब बोल रहे थे कि रेसिस्टेंस इसके कारण है तो करंट का लॉस हो रहा है। सर जी ये होता है, और ये जान लीजिए कि जो तार का अपना रेसिस्टेंस होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं बनता है, ये अलग लॉस होता है। जो तार में जो इलेक्ट्रॉन चल रही है उसके कारण एक अलग तरह का लॉस होता है, वो उतना इफेक्ट नहीं डालता आपके एनर्जी कंज्यूमशन। यहाँ पे 100 वाट का बल्ब लगा दें, वो 1 घंटा में 100 वाट बिजली खपत कर रहा है, यानी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पे तो वायर में कितना रेसिस्टेंस होगा, उतना ज़्यादा नहीं रहता है अगर आप सोचेंगे तो अच्छा से, तो उतना ज़्यादा ये कंज्यूम नहीं करता, तार से उतना फर्क नहीं पड़ता रेसिस्टेंस। हाँ, ये बात सही है कि जितना लंबा तार रहेगा उतना ही ज़्यादा उसमें रेसिस्टेंस रहता है, तो करंट थोड़ा लॉस होता है, लेकिन उतना लॉस नहीं होता है कि मतलब पूरा आपका मीटर का बिल ही उठा देगा पूरा, मतलब ऊपर कर देगा। सो ऐसा नहीं होता है,
ये सर्किट अगर आपका ओपन है तो यहाँ पे कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होगा, और एनर्जी कंज्यूम नहीं होगा तो आपका मीटर भी नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि पावर लॉस क्या होता है, पावर इज इक्वल टू जो होता है वो होता है आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पे करंट ही आपका क्या हो जा रहा है, जीरो। तो पावर क्या हो गया, पावर डिसिपेशन यानी पावर लॉस जीरो हो गया। और पावर लॉस यानी पावर यहाँ पे कुछ लॉस ही नहीं हो रहा है, वर्क ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या मीटर में बिजली बिल उठेगा, नहीं उठेगा, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए अब यहाँ पे एक सवाल ये आता होगा आप लोगों के दिमाग में कि जब यहाँ पे ब्रेक हुआ तो क्या इस ब्रांच में कोई पोटेंशियल जो 220 वोल्ट का था वो नहीं है क्या? है, पोटेंशियल है। 220 वोल्ट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 220 वोल्ट यहाँ भी है, 220 वोल्ट यहाँ भी है, 220 वोल्ट यहाँ भी है। पर किस काम का? उसको 0 वोल्ट मिल ही नहीं रहा है। मैंने बताया था ना, मैं आपको स्क्रीन से दिखा रहा हूँ। ये पाइप है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, हर जगह पानी फ्लो ही नहीं करेगी पाइप में। जैसे कि 220 वोल्ट, यह आ गया आपका 15 वोल्ट, सटाक एक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा और पानी फ्लो करना शुरू हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 220 वोल्ट आपके यहाँ पे, लेकिन 0 वोल्ट कहीं पे इसको मिल ही नहीं रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं यानी इलेक्ट्रॉन को धक्का मारने के लिए कुछ है ही नहीं, और कुछ धक्का मारने के लिए इस ब्रांच में कुछ है ही नहीं, तो करंट ही नहीं फ्लो करेगा। जब करंट नहीं फ्लो होगी तो पावर लॉस होगा नहीं, यहाँ वर्क डन होगा नहीं, वर्क डन होगा नहीं तो मीटर में कुछ आएगा नहीं। तो ये एक्सप्लेनेशन था मेरा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। खैर जो भी हो, यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए गलती इंसान से होती है, हर इंसान से होती है, मुझसे भी होती है। पिछले वीडियो में मैंने इंटीग्रेशन का लिमिट थोड़ा गलत लिख दिया था, लेकिन मैंने उसी वीडियो में उसको सुधारा है। उसमें ये एडिटिंग करते समय मैंने ये बता दिया था कि यहाँ पे मुझसे गलती हुई। तो गलती होती इंसान से है, लेकिन उस गलती को सुधारना सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि अगर आप किसी को गलत नॉलेज दे रहे हैं तो वो आगे फिर किसी तीसरे को वो गलत नॉलेज देगा। इसी तरह वो गलत नॉलेज चलता चला जाएगा, जो आगे जाके बहुत ही हानिकारक होता है वो चीज़। तो उसको सुधारना चाहिए था खान सर को, ना कि पंकज सर के वीडियो को स्ट्राइक करके उनका वीडियो को डिलीट करवाना। ये सही नहीं था। देखिए हो सकता है उनको बुरा लगा होगा, इसलिए हम भी ऐसा नहीं कि खान सर का हम फॉलो नहीं किए, तो उनको भी फॉलो करते थे पहले, पर अब नहीं करते हैं। क्योंकि शुरू में जब उनका वीडियो देखते थे थोड़ा अच्छा लगता था, लेकिन जब देखे उनके वीडियो में कुछ उतना फॉरेन अफेयर्स जब देखते थे, उसका डिफेंस से रिलेटेड चीज़ टॉपिक उनके वीडियो में चैनल में देखते थे, तो होता क्या था कि उतना लॉजिकल चीज़ नहीं होता था। वो सिर्फ बस इलॉजिकल चीज़ पे ही ज़्यादा फोकस करते थे, उतना लॉजिकल चीज़ पे फोकस नहीं करते थे। तो मैंने उसको फॉलो करना अब छोड़ दिया। लेकिन पंकज सर को भी हम फॉलो करते हैं, उनका चैनल को सब्सक्राइब मैंने किया है। पर पंकज सर को मैं इसलिए फॉलो करता हूँ कि देखिए वो तो 11th-12th को पढ़ाते हैं, तो वो मेरे लिए कुछ है नहीं, क्योंकि मैं 11th-12th का तो पढ़ता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ पढ़ाता हूँ 11th-12th का। तो मैं सिर्फ इसलिए पंकज सर को फॉलो करता हूँ क्योंकि उनका राइटिंग इतना मस्त, हमको मज़ा आया ना। उनका समझाने का तरीका, बोर्ड पे लिखने का तरीका, डायग्राम बनाने का तरीका, वो मुझे बहुत ही पसंद आया। और उनका जो सबसे बड़ा चीज़ एक्सपेरिमेंट, हर शॉर्ट वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में वो एक्सपेरिमेंट कर करके दिखाते हैं। साइंस के कॉन्सेप्ट को समझाना चाहते हैं, फिजिक्स को समझाना चाहते हैं, जो मुझे बहुत ही पसंद आया। इसीलिए मैंने उन्हें फॉलो किया, और उन्हीं की बदौलत ये चीज़ हमको पता चला कि ऐसा कंट्रोवर्सी हो रही है। तो यहाँ पे कुल मिला के खान सर थोड़ा गलत बता दिए थे, और उस चीज़ को पंकज सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा के प्रैक्टिकल करके उन्होंने दिखाया था कि तार, बहुत लंबा तार लेके, और प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था एक वीडियो में, जो वीडियो अब डिलीट हो गया है। मैंने देखा था वो शॉर्ट वीडियो। तो यहाँ पे पंकज सर सही है। एक फिजिक्स के टीचर के नाते ये मेरा फ़र्ज़ था ये बताना कि कौन सही है और कौन गलत है। खैर खान सर अपनी जगह सही है, पंकज सर अपनी जगह सही है। मुझे तो सिर्फ बताना था कि क्या रियलिटी होती है, फिजिक्स क्या हमें अलाउ करती है। तो चलिए आज यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आगे हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।